अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और उनमें जो शॉर्टकट्स हैं कैसे जो है हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। अब इस बात का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड? एक होता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n सेकेंड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। अब आफ्टर n सेकेंड और ड्यूरिंग nth सेकेंड दोनों में डिफरेंस है। जरा देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने 125 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है ग्राउंड पर। यहां से हमने उसको ड्रॉप किया है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। यहां से हमने उसको ड्रॉप किया है और वो 5 सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुंच जाती है, जबकि हाइट जो है वो 125 मीटर है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद ड्रॉप करने के 4 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया होगा वो निकालें, तो ये तो बड़ा सिंपल है। 1 सेकंड बाद ये देखें, ये मैंने टाइम लगाया यहां पर 1 2 3 4 5 सेकंड। यहां से हमने उसको ड्रॉप किया और 1 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई, 2 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई, 3 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई, 4 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गई और 5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच गई। अगर आपसे ये कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लें आफ्टर 2 सेकंड्स, तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बाद वो यहां पे होगी, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड और यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड और यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इतने सेकंड, आफ्टर n सेकंड, लेकिन ड्यूरिंग n सेकंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये होता क्या है, जरा इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, आपसे अगर कहा जाए कि ड्यूरिंग 4th सेकंड टाइम निकालें, अब ड्यूरिंग का क्या मतलब है, ये देखें, यहां तक 3 सेकंड हो गए हैं ना, अब यहां से चौथा सेकंड शुरू हो गया है और यहां से लेकर यहां तक 4 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो ड्यूरिंग 4th सेकंड यानी कि चौथे सेकंड के दौरान, तो हमने ये देखना है कि सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सेकंड में हमारी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। तो मसलन यहां पर कहा गया है कि 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। तो देखिए, हमें यह देखना है कि 4th सेकंड स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो 4th सेकंड स्टार्ट यहां से हो रहा है जहां पे 3rd सेकंड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 4th सेकंड स्टार्ट हो रहा है और 4th सेकंड मुकम्मल यहां पे हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें एक्चुअली इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4th सेकंड और ये है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। अब आफ्टर वाला तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ड्यूरिंग वाला थोड़ा टेक्निकल है। अब अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना यहां से लेकर यहां तक, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और फिर मैं निकालूंगा यहां से यहां तक। यानी कि पहले मैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड ये निकालूंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड ये निकालूंगा और दोनों को कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4th सेकंड। तो चलें करके देखते हैं जी। हमारे पास जो फार्मूला है, हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हम 4 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं पहले, यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इतना, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय जी को 10 रख लें फॉर सिंप्लिसिटी और टाइम 4, ये है आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 16, तो ये कितना हो गया जी 80। तो हाइट आफ्टर 4 सेकंड हमारे पास कितनी आ गई, 80, ये वाली। अच्छा, अब निकाल लेते हैं हाइट आफ्टर 3 सेकंड। तो हाइट आफ्टर 3 सेकंड इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को यूज करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 945 हाइट आफ्टर 3 सेकंड। ये देखें जी, आफ्टर 4 सेकंड हाइट कितनी आई, 80। आफ्टर 3 सेकंड, सॉरी हाइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, इसको भी आप ऐसा करें, डिस्प्लेसमेंट ही समझ लें, इसको हाइट ना समझें बल्कि इसको आप डिस्प्लेसमेंट ही समझें, इसको आप डिस्प्लेसमेंट ही समझें। हाइट जो होती है वो तो ग्राउंड से होती है ना, ठीक है। तो 4 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो आया 80
3 सेकंड के बाद आया 45, इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ड्यूरिंग 4th सेकंड। तो 80 में से 45 माइनस करें तो कितना आएगा 30। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4th सेकंड इज इक्वल टू 80 में से 45 माइनस किया तो कितना आया 35 मीटर, ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट हमारे पास ट्रिक भी है, एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। वो क्या है? वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल टू v नॉट प्लस 1/2a इंटू 2n-1। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप इस चक्कर में ना पड़िएगा कि इसमें डायमेंशन कैसे आ रहे हैं, डायमेंशनली ये क्या है, इन चीज़ों को छोड़ के आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक शॉर्टकट है। ठीक है, अब देखें यही काम जो हमने इतना लेंथी किया, अब यही काम सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमें निकालना था ये वाला डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4th सेकंड। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर n को 4 पुट कर देता हूं। 4th सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह g आएगा, वो 10 है, और ब्रैकेट में है 2 इंटू n। हमने n अब यहां पर 4th सेकंड है तो 4 पुट करेंगे, 4 टू 8, 8 माइनस 1। तो ये देखें जी हमारे पास ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 7, दैट इज 35 मीटर। तो ये देखें जी हमने सिर्फ एक लाइन में वही डिस्प्लेसमेंट निकाला जो हमें इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ा। तो ये है कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। अच्छा, अब इसमें मैंने तो एग्जांपल ली ए फ्री फॉल वाली, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है कि वो मूव कर रहा हो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड पे मूव कर रहा हो, ऑन द ग्राउंड मूव कर रहा हो, तो उस पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फ्री फॉल वाला ही यूज़ करें, मैंने तो वैसे समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। तो इसके बाद अब हम देखते हैं फ्री फॉल या मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि वाई जी इज़ नॉट ज़ीरो एट हाइएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन आती है, बहुत सारे लोगों को आती है, ज़रा उसको हम क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोगों को क्लियर है भी, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर नहीं भी होती, तो ज़रा जिनको क्लियर है उनकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, होता ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, वहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद वो वापस ग्राउंड की तरफ आना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है, यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो ज़ीरो है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर एक्सेलरेशन को भी ज़ीरो होना चाहिए। अब यही एक वो मिसकंसेप्शन है जिसको हमने दूर करना है। एक्सेलरेशन जो होता है उसका मतलब वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज। अभी ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बात क्लियर होगी। देखें, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया तो उसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जाते हुए, आप सबको पता है जी कितना होगा, -10, 9.8 है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए -10। ठीक है, अब -10 से मुराद ये है कि जो ही आप उसको थ्रो करेंगे ऊपर की जानब, हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में -10 कमी होगी। वेलोसिटी में चेंज आना है ना, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? वेलोसिटी में चेंज को। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब है कि हर सेकंड बाद जितना एक्सेलरेशन है ना, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उतना वेलोसिटी में इजाफा होगा, और नेगेटिव है तो उतनी वेलोसिटी में कमी होगी। तो अभी देखें ज़रा, फ़र्ज़ कर लें कि जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो हमने जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड बाद जब वो यहाँ पहुँचेगा उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी? -10 कमी आएगी, तो वेलोसिटी रह जाएगी 40। 2 सेकंड बाद जब वो यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 30। देखें 10 कमी आ रही है वेलोसिटी में। जब वो यहाँ पहुँच जाएगा 3 सेकंड बाद तो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 20। जब वो यहाँ पहुँचेगा 4 सेकंड बाद तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, और जब वो यहाँ पहुँचेगा 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आना है? कमी आनी है। अब देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? 10। इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो यहाँ भी है लेकिन -10 है, वेलोसिटी चाहे 0 हो जाए। अब इसके फ़ौरन बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से यहाँ जब वो पहुँचेगा, अब वेलोसिटी में क्या आना शुरू हो जाएगा?
अब वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है, 0 से जब यहाँ वो पहुँचेगा 1 सेकंड बाद नीचे की तरफ आते हुए, अब 1 सेकंड बाद जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, अब मैं टाइम काउंट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो 1 सेकंड बाद जब वो नीचे आएगा, इस पॉइंट पे दोबारा पहुँचेगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि अब वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होना है। अब वो नीचे आ रहा है, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखें अब डाउनवर्ड उसकी जो फ्लाइट है उसमें भी एक्सेलरेशन है, यहां से यहां तक कितना है, +10। अपवर्ड फ्लाइट में भी यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है, कितना है, -10। अब वेलोसिटी 0 हो जाए ये अलग बात है, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन मौजूद है। एक्सेलरेशन मतलब या तो वेलोसिटी में कमी आ रही है और या वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन से मुराद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है। ये एक बेसिक जो मिसकंसेप्शन है वो हमने दूर करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को लेके मैं आपको समझाता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है। अब जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ये ग्राउंड है और ग्राउंड से h हाइट पर ये एक पॉइंट है, पॉइंट P। अब इस पॉइंट से हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया, ठीक है। एक को हमने वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 दी, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं किया बल्कि उसको हमने कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया, यूं करके उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये जो है ग्राउंड को हिट करेगा आफ्टर टाइम t और ये भी हिट करेगा। अब देखें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। टाइम जो है, टाइम टू रीच ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब गौर करें, जिस ऑब्जेक्ट को, इसको आप ऑब्जेक्ट ए कह लें और इसको आप ऑब्जेक्ट बी कह लें। ऑब्जेक्ट ए को जब हमने ड्रॉप किया है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में, वो हमने क्या ली है, 0। ऑब्जेक्ट बी को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, लेकिन किस एक्सिस में दी है, एक्स एक्सिस में दी है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी भी वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। सो ऑब्जेक्ट बी की भी वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज वाई एक्सिस वाली सेम है तो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगे। अब ये हालांकि इस डायरेक्शन में पैराबोला बना के जा रहा है और ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे जमीन पर पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें सिर्फ y कंपोनेंट होगा, जबकि इसकी फाइनल वेलोसिटी में x और y दोनों कंपोनेंट होंगे। सो इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटीज आर डिफरेंट, ठीक है, बट t इज सेम, यानी कि t से मुराद वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों जमीन पे पहुंचते हैं, तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो अभी 3-4 और कॉन्सेप्ट हैं ग्रेविटी से रिलेटेड, जरा वो भी हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें ऐसा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वो एक हाइट पे पहुंचता है और वहां से फिर वो वापस आता है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, याद रखें जितनी आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है ऊपर की तरफ, जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा ना, तो ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है। यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, जब ये वापस आपके हाथ में आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी वही होगी। और ना सिर्फ ऐसा होगा बल्कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के दौरान जो ये पॉइंट्स हैं, जो सेम डिस्प्लेसमेंट में मैंने पैरेलल पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट्स पर भी इसकी वेलोसिटी सेम होगी। हालांकि ऊपर को जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके बावजूद ये जो सिमिलर हाइट पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी सेम होगी, चाहे ये असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो।
अब इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए एक और हमारे पास प्रॉब्लम है। ये एक पॉइंट है P, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से h हाइट पर ये एक पॉइंट है P। यहां पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे A और B। A को हमने ऐसे ड्रॉप किया नीचे की तरफ और B को हमने थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, यानी कि जिस वेलोसिटी से मैंने A को नीचे थ्रो किया उसी वेलोसिटी से मैंने B को ऊपर को थ्रो कर दिया। A को मैंने ड्रॉप कर दिया नीचे को उसी वेलोसिटी से और B को मैंने ऊपर थ्रो कर दिया। तो देखते हैं कि दोनों की जो वेलोसिटी है जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी। देखें, मैंने B को ऊपर थ्रो किया वेलोसिटी V के साथ और A को नीचे ड्रॉप कर दिया। जब मैंने A को ड्रॉप किया तो यहां पर वेलोसिटी क्या थी, A की V थी। अब देखें, इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें, जिस वेलोसिटी से कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं जब वो वापस आपके हाथ में आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, हर पॉइंट पे सेम होती है। देखें, जब ये B ऊपर को जाएगा और ऊपर जाकर फिर ये वापस आएगा, वापस आते हुए जब ये इस पॉइंट से गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर वही हो चुकी होगी जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से ऊपर गया था, यानी कि ये ऊपर भी v वेलोसिटी से गया था। जब ये नीचे आएगा इस पॉइंट पर तो दोबारा इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, वही हो चुकी होगी v, और इसी वेलोसिटी से हमने a को नीचे ड्रॉप किया है। इसका मतलब है कि ग्राउंड पर पहुंचने पर दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, लेकिन दोनों का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा, टाइम जिस टाइम पर वो ज़मीन पर पहुंचेंगी। तो यहाँ पर t जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। यहां पर तो हमने इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है ना, लेकिन अगर हम इनिशियल वेलोसिटीज डिफरेंट रख लें, मसलन ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से h हाइट पे एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट P, ठीक है। अब मैं वही काम करता हूं, लेकिन मैं ये करता हूं कि A को मैं नीचे ड्रॉप करता हूं विद जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है A की वो जीरो है और B को मैं ऊपर को थ्रो करता हूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि A को जब मैंने ऊपर थ्रो किया तो कुछ ना कुछ मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, लेकिन B को जब मैंने थ्रो किया है, ड्रॉप किया है, तो उसको जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया। इस सूरत में जिसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, लेट सपोज उसकी वेलोसिटी थी V, जब वो वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो दोबारा इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, v, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट नीचे जाएंगे तो जिसको मैंने जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया था उसने यहां से जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट लिया है, और जिसको मैंने ऊपर थ्रो किया था उसने जब यहां पहुंचेगा तो इसके बाद यहां तक उसकी वेलोसिटी v हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि मेरा जो a है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, मैंने उसको जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया, और जो b है जब वो यहां पर पहुंचा तो उसकी वही वेलोसिटी होगी जिससे वो ऊपर गया था। तो b की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, v है। अब देखें वेलोसिटीज क्या हो गई, डिफरेंट। तो अब जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो b की फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और a की फाइनल वेलोसिटी कम होगी और टाइम भी डिफरेंट होगा। उसके बाद एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। ये देखिएगा सर, नजर आ रहा है इधर, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड है और ग्राउंड से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करते हैं एयर में, ठीक है। अब इन सब की जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो सेम है। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकी फाइनल वेलोसिटीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन इनको अब हमने थ्रो किया है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। जब ये ग्राउंड पे वापस आएंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज डिफरेंट हो चुकी होंगी, लेकिन टाइम क्या होगा, सेम, ये सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो जब हम जूम क्लास लेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर तो ऑब्जेक्ट सेम उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हो तो फिर तो बड़ा सिंपल है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना। लेकिन अभी जो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये उस सूरत में कैलकुलेट करने जा रहे हैं अगर दो ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव ना कर रहे हो, ठीक है, उनका जो लाइन ऑफ मोशन है या उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस सूरत में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसका तरीका ये है, अब देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी VA है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी VB है।
हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक यहां पर वेक्टर बनाएंगे खुद से माइनस वी बी। ठीक है, अब ये जो माइनस वी बी है ये वी बी का नेगेटिव वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर है लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। ठीक है, अभी अब देखें, अगर हम वी बी और माइनस वी बी इनका सम लें तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वी ए और माइनस वी बी का सम लें तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, उसके मुताबिक दो वेक्टर्स, लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, कि हमारे पास है वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन दोनों की हमने टेल्स मिलानी होती हैं ए और बी की, इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल भी यहाँ से ही स्टार्ट होगी और ये कहलाएगा आर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब वी ए और वी बी इनको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वी ए प्लस माइनस वी बी। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया वी ए, ये प्लस माइनस माइनस वी बी, ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसकी जो डायरेक्शन है देखें, ये एंगल थीटा है और इस एंगल को आप अल्फा कह लें, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी, ये इसका एंगल है 180 माइनस अल्फा। अब इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वही बेसिक फार्मूला जो हमारा रिजल्टेंट वाला फार्मूला है, ठीक है, उसके मुताबिक जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वी ए बी का, ये बराबर होगा जी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 वी ए वी बी और कॉस 180 माइनस अल्फा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सारे फार्मूले नोट्स में लिख दिए हैं। अच्छा, अब ये तो हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हमने निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर जिस तरह हमने किया, ये हमारे पास वी ए है और ये हमारे पास वी बी है। ठीक है, हम निकालना चाह रहे थे ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपने बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो फिर आप यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे माइनस वी ए। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर जो है माइनस वी ए, जब ये इसके साथ आप ऐड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन वी ए और वी बी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो ये है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसको आप लिख सकते हैं वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, वो है जी रिलेटेड टू रिवर। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक रिवर है, ये हमारे पास एक रिवर है और रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अभी यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। देखें, अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा सकता। वजह, अगर मैं ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहूँगा तो ये जो वाटर की वेलोसिटी है ये मुझे पुश करेगी। ठीक है, तो मुझे फिर ए से बी तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाना होगा मुझे इस लाइन के साथ। यानी कि अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो मैं स्ट्रेट तो नहीं जा सकता, बल्कि मुझे यहां से यूं करके जाना होगा। ठीक है, तो मैं मूव ऐसे करूंगा, लेकिन जब मेरी वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी ऐड होंगे तो मेरी वेलोसिटी को क्या करेगा, वाटर पुश करेगा और मैं पहुंच यहां जाऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे मूव इस डायरेक्शन में करना है लेकिन मैं पहुंचूंगा कहां पर, बी पे। तो ये क्या है, ये है मेरी वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ बोट। ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू शोर। ठीक है, यानी कि ये जो साहिल या जो किनारा है, इस किनारे के हिसाब से जो वेलोसिटी है बोट की, ठीक है, वो है, इसको v1 कह लें, और ये वेलोसिटी है वाटर की, इसको आप v2 कह लें। ठीक है, अब v1 और v2 यही कॉन्सेप्ट आप लगाएं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास ये आएगी, इसको आप कह लें v।
तो v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको b पे पहुंचना है तो आप यूं करके जाओगे और इस वेलोसिटी के साथ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो एप्लीकेशंस हैं जिसको हम जूम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।